सहित 59 चीनी ऐपों पर पाबंदी लगाना के बारे में अब जो राय सामने आई है कि यह भविष्य की वार्ताओं में मोल भाव में हमारा हथियार बन सकता है, पर इससे जो स्थान रिक्त हुआ है वो फ़ौरन फरार जाना चाहिए। वैसे इससे ना तो लद्दाख में जारी तनातनी का हल निकलेगा और इसे चीनी बहिष्कार का पूर्ण संकेत समझने की गलती भी नहीं करना चाहिए। फिर भी इस प्रतिबंध का भारत के घरेलू डिजिटल सेवा उद्योग पर के लिए गहरा अर्थ है जो सबको समझना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दशकों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हमारी आर्थिक नीतियों का जोर का ही ये परिणाम है। भारत की विशाल नौजवान आकांक्षी आबादी स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार की विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आकर्षक बाजार है। अपने दरवाजे विदेशी कारोबारियों के लिए कुछ समय खोलकर सरकार ने वर्षों के इस अवसर को भुनाया भी है। हालांकि इस रुख से भारतीय कंपनियों को भी विदेशी प्रतियोगिता के खिलाफ मैदान में उतरने में मदद मिली है। वैसे भारत कोई अकेला देश नहीं है जो अपने बाजार पर नियंत्रण रखता है, सभी यही करते हैं। औद्योगिकीकरण की अपनी यात्रा में यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया अधिकांश विकसित देशों ने ऐसा ही किया है। बाजार पहुंच और विदेशी स्वामित्व की बाधाएं दुनिया भर में हैं और तमाम तरह के चलन देशों के बीच में व्यापार को व्यापार कुशल बनाने में एकमात्र उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार संगठन भी अस्तित्व में है। भारत में दूरसंचार लाइसेंस, फ्रिक्वेंसी के आवंटन, नीलामी के इर्द गिर्द बहस सिमटती गई हैं। आधुनिक दूरसंचार की सहायता से होने वाले कारोबार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं के कामकाज के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। भारत के उपभोक्ता बाजार में विदेशी कंपनियों का कितना दखल हो, यह व्यापार और राजनीति की तीखी बहस का विषय है। नागरिक उड्डयन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग, बीमा, खुदरा, रेलवे, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग भी ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए विदेशी निवास व्यापार में बारीक मंजूरी की जांच पड़ताल के बाद ही मंजूरी दी जाना चाहिए थी, मगर अब शायद इस पर कोई गंभीर चर्चा हुई है। 1 अरब से ज़्यादा का डिजिटल उपभोक्ताओं का पहुंच बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को कितना अरब अधिकार देना चाहिए, इस पर भी विचार जरूरी था। स्थिति को और बेहतर समझने के लिए विमानन उद्योग से इसकी तुलना कर सकते हैं। वर्ष 2014 में हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 17 करोड़ थी, जो 2019 में दुगनी हो गई। हर क्षेत्र में वर्तमान और पिछली सरकारों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया और यहाँ हर वर्ष विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई। इसके मुकाबले भारतीय डिजिटल दुनिया को कीमती नहीं माना गया। यह टिकटॉक के अनुमानित 12 करोड़ उपभोक्ता थे और व्हाट्सएप के अब 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। हर साल हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या से भी कहीं अधिक है। जरा तुलना चीन से करें। चीन का चर्चित ग्रेट फायरवॉल नियमों और तकनीक का ऐसा मजबूत संयोजन है कि चीन में सूचना सामग्री और डाटा का स्वतंत्र आवागमन संभव ही नहीं है। इसी वजह से टिकटॉक के भारतीय संस्करण चिंगारी जैसे ऐप के लिए अपना मालिकाना हक चीन के हाथों में सौंपे बिना चीन की आभासी दुनिया में काम करना असंभव होगा। व्हाट्सएप पर तो वर्षों से वहाँ पाबंदी लगी हुई है। वहाँ एक स्थानीय ऐप वीचैट के 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। इसमें व्हाट्सएप को आसानी से टक्कर देने की संभावना है। यही नहीं, चीन फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, विकिपीडिया, गूगल मैप्स जैसी अन्य सेवाओं का उपयोग नहीं करता, जबकि हम इन पर रोजाना निर्भर होते जा रहे हैं। इन जैसी सेवाओं के लिए वहाँ स्थानीय ऐपें जिसमें कई अपेक्षाकृत बड़े उपभोक्ता आधार वाले और बेहतर हैं। यहाँ तक कि कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ के कुछ देशों में सख्त नियम हैं, जिससे उन्होंने बड़ी डिजिटल कंपनियों में खास रियायत देने को मजबूर किया है। लिहाजा भारत सरकार को लगाए गए इस प्रतिबंध को दुनिया व्यापक तौर पर समझेगी और भारत को भी समझना चाहिए। इन दिनों
दुनिया में क्लाउड सूचनाओं को जमा कर रखने का चलन बढ़ा है, इसलिए भौगोलिक सीमाएं अब काफ़ी हद तक बेमानी हो गई हैं। बेहतर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली बड़ी कंपनियों को मुफ्त और पूरे भूगोल तक पहुंच से पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, जबकि छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला समान नहीं रह जाता। स्थानीय कंपनियों का समर्थन देशों के लिए सामान्य सी बात है। हालिया प्रतिबंध भारतीय उद्योगों के लिए एक अच्छा मौका है। वे बाजार में बनाए खालीपन को तेज़ी से भरें। उन्हें जल्दी ये करना चाहिए क्योंकि वक्त बीत रहा है।